हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स पढ़े थे, सारे जून के करंट अफेयर हैं। तो इसके बाद जितने भी आगे एमसीक्यूज लाए हैं विद एक्सप्लेनेशन, ये भी सब जो हैं ये सब जून के ही करंट अफेयर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर इनमें से कहीं पे भी नहीं। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये फाउंड कब हुआ था? 1995 में फाउंड हुआ था। फाउंडिंग ईयर इसका 1995 है। तब इसमें 164 कंट्रीज जो थी वो इंक्लूडेड थी। ओके, तो अगर बात की जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये किसका सक्सेसर है, तो ये गैट का सक्सेसर है। ठीक है, इससे पहले जो था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को गैट बोला था जाता था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ओके, तो जो गैट है वो कब फाउंड हुआ था? 1948 में फाउंड हुआ था। उसके बाद 1995 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 12th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसीलिए ज़्यादा न्यूज़ में था। सेकेंड अगर हम बात करते हैं हमारा, वेयर वॉज द 118 मीटिंग ऑफ इन दिस वाटर ट्रीटी हेल्ड? अभी ये जून में इनकी मीटिंग हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन दिस वाटर ट्रीटी की अभी कहाँ पे मीटिंग हुई थी? न्यू दिल्ली में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, या इनमें से कहीं पे भी नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में 118 इन दिस वाटर ट्रीटी की मीटिंग हुई थी। इन दिस वाटर ट्रीटी की जो मीटिंग हुई थी वो हुई है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। अगर बात की जाए कि इन दिस वाटर जो ट्रीटी है वो हुई कब थी, वो हुई थी 1960 में। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ये क्या है? ये एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। ओके, वाटर शेयरिंग ट्रीटी, इंडिया एंड पाकिस्तान में पानी जो शेयर करना है इन दस वाटर का, और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनका पानी शेयर करने की एक ट्रीटी साइन की थी, जिसमें कि जो ईस्टर्न वाला जो पानी थे, जिसे हम बात करते हैं सतलुज, बियास और रावी, ये पानी कौन शेयर करेगा? इंडिया शेयर करेगा। और पाकिस्तान कौन सा पानी शेयर करेगा? इंदस का पानी शेयर करेगा, जहलम और चिनाब का। ये तीन रिवर्स हैं, ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, ये शेयर करेगा पाकिस्तान, और ईस्टर्न रिवर्स जो है वो शेयर करेगा इंडिया। ये थे हमारे इंदस वाटर ट्रीटी। 118 मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है, और साइन हुआ था 1960 में इन दिस वाटर। इसके बाद जो है ये इसमें इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, रन ऑफ वाटर पे ही, इस ट्रीटी में लिखा गया था कि रन ऑफ वाटर पे ही आप लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप जो है पानी को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोरेज ऑफ वाटर जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो? रन ऑफ वाटर पे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये हमें इन दिस वाटर ट्रीटी के जो इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था। इन दिस वाटर ट्रीटी 118 एग्रीमेंट हुआ था न्यू दिल्ली में। इंडियन पाकिस्तान की वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, 1960 में साइन हुई थी। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वाटर शेयरिंग का बात की गई, और रन ऑफ वाटर पे ही जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, G7 जो है इनमें से अगर एक बात की जाए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि इंडिया एंड पाकिस्तान में ये जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है इंडिया की, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। कोसी वाटर ट्रीटी 1954 में जो इंडिया और नेपाल की हुई थी, महाकाली रिवर वाटर शेयर करना, ये भी हुआ था। इंडिया और चाइना में हुआ था MOU, किसके बीच में? रिवर ब्रह्मपुत्र को, रिवर सतलुज को, इनको शेयरिंग के लिए ट्रीटी हुई थी। जो आपको पता है सैंगपो रिवर जिसको तिब्बत में कहा जाता है, फिर वो अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा जो वहाँ पे
वो हिमालय है वहाँ से पास होके जो है ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में आती है। फिर इंडिया एंड बांग्लादेश में गंगा रिवर ट्रीटी हुई थी, क्योंकि जो गंगा रिवर है इंडिया से निकलते कहाँ चली जाती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो इंडो भूटान में भी जो है फ्लड मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारी ट्रीटी जो है साइन की गई थी। तो नॉट ओनली इंडिया और पाकिस्तान में ही वाटर ट्रीटीज़ हुई है, बट बाकी इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश में भी काफ़ी सारी वाटर ट्रीटीज़, वाटर के लेके बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन की गई है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है हु वाज नॉट अमंग द मेंबर ऑफ G7। G7 का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? इटली, इंडिया, कनाडा या फ्रांस? सो इंडिया जो है G7 का मेंबर नहीं है। तो इसका मेंबर कौन है? इसका मेंबर है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जूस विद GF। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ये, जे से क्या है? जे से है जापान, यू से US, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो ये 7 नेशन है, ठीक है। इससे पहले जो है रशिया भी G7 का मेंबर हुआ करता था, बट जैसे ही उन्होंने क्रीमिया पे वॉर किया उसके बाद जो है उसको G7 से निकाल के जो 8 ग्रुप था पहले उससे निकाल के उसको निकाल दिया था 2014 में रशिया को। ओके, तो इसके बाद जो है G7 ग्रुप बच गए जिसमें कि इंडिया उसका मेंबर नहीं है। सो ये थी 7 मेंबर जिसमें मैंने आपको ट्रिक बता दी, जूस विद GF जो है ये इसकी ट्रिक है याद करने की। ओके, G7 जो है ये ग्रुप है 7 नेशंस का, जिसमें मैंने आपको बताया कि रशिया जो था इसका मेंबर था, बट 2014 में इसे एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने टेक ओवर किया था क्रीमिया को, तो इसी वजह से G7 से इसको हटा दिया गया था। अभी G7 जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया ने एक चीज़ को हाईलाइट किया था, इसीलिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनिशिएटिव लेना है फॉर लाइफ, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ कैंपेन। लाइफ एक कैंपेन लिया था जिसमें कि इंडिया ने G7 समिट में एक बात की थी, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ कैंपेन। अब ये लाइफ कैंपेन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लाइफ कैंपेन था लाइफस्टाइल, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, इसी वजह से लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट एक कैंपेन लिया था ड्यूरिंग द G7 समिट। ओके, इसके बाद है जो आइडिया ऑफ लाइफ। अगर बात की जाए कि आइडिया ऑफ लाइफ जो था, ये आइडिया कहाँ से लिया था? इनिशिएटिव तो हमने G7 समिट के टाइम पे लिया था, बट इसका आइडिया कहाँ, कौन सी टाइम पे लिया था? कोप हुई थी 26, कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, 26 हुई थी, ये 2021 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी यह भी आपको याद रखना है, ग्लासगो में हुई थी। यहाँ पे इन्होंने इस आइडिया को ज़्यादा इनिशिएटिव इस पे लिया है कि हमें क्या करना है, लाइफ एक इनिशिएटिव लाना है ताकि हम इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकें, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट कर सकें, ठीक है ना, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर रखें, सेल्फ सस्टेनेबल देखें। तो लाइफ का आइडिया जो इंट्रोड्यूस किया था वो यहाँ पे किया था, बट एक तरीके से जो है इनिशिएटिव लाइफ कैंपेन वो वहाँ पे भी G7 समिट में भी इन्होंने इस कैंपेन के बारे में बात की थी, बट आइडिया लिया था कोप 26 में जो ग्लासगो में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं इससे थोड़ी सी रिलेटेड कि जो लाइफ समिट जो लाइफस्टाइल कैंपेन है इसमें P3 की बात की गई है। अब ये P3 है क्या? ये है प्रो, प्लैनेट और पीपल। ये जो है ये जो इसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ये भी आपको याद रखने चाहिए, प्रो, प्लैनेट एंड पीपल। लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट में P3 की बात की गई थी। ओके, सो P3 मूवमेंट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि P3 मूवमेंट जो इंट्रोड्यूस किया था वो इन्होंने किया था, ठीक है, ताकि इंडिया का क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने इसमें बात की थी, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात हुई थी। P3 प्रो, प्लैनेट एंड पीपल, ये लाइफस्टाइल जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है। सो G7 समिट के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि G7 समिट जो है वो क्या है। ओके, सो जो ये है G7 समिट जो है ये क्यों आया था? क्योंकि अभी जो है हमारे लिए करंटली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसमें बात की गई थी अबाउट द बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ये चाइना से रिलेटेड है, चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसीलिए जो है G7 समिट भी ये जो न्यूज़ में आ गया था। नेक्स्ट आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीजिंग डिक्लेरेशन।
बीजिंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीजिंग डिक्लेरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये है ब्रिक्स से रिलेटेड है। अगर हम बात करें ब्रिक्स का, इसका एक्रोनाइम क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को, ठीक है। इट वॉज कॉइंड बाय, देखो लास्ट टाइम जो है JKS में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रिक्स है उसको जो एक्रोनिम है वो किसने कॉइंड किया था, वो जिम ओ नाइल ने जो है ये कॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसके बाद अगर हम करंटली देखें कि ईरान और अर्जेंटीना वो भी जो है ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहती है, ईरान और अर्जेंटीना। आपको इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दो कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहती है, वो है ईरान और अर्जेंटीना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसके बैंक भी है काफ़ी सारे जो है ब्रिक्स में बैंक बनाए गए थे। तो बीजिंग डिक्लेरेशन जो है ये भी याद रखिएगा, ये 14th ब्रिक्स समिट में किया गया था बीजिंग डिक्लेरेशन। अब इसमें चेयरमैन जो है हर साल बढ़ते जाते हैं और वर्चुअल फॉर्मेट पे, ठीक है। जैसे पहले ब्राज़ील बनेगा, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना। अब किसकी बारी थी, चाइना। 14th डिक्लेरेशन जो हुआ था उसमें चाइना जो है ब्रिक्स समिट जो है चाइना की चेयरमैनशिप में हुआ था, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में आया था, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। सो ये ब्रिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स के एक्रोनाइम क्या है, कॉइंड किसने किया था, ईरान और अर्जेंटीना इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं कि हमें भी ब्रिक्स का मेंबर बनना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है फाउंड हुआ था 2014 में, हेडक्वार्टर इसका शंघाई में। तो करंटली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था वो था बीजिंग डिक्लेरेशन। वो भी याद रखिएगा कि बीजिंग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, वो ब्रिक्स से रिलेटेड है। अभी जो न्यूज़ में था वो एक और क्वेश्चन था जिसे हम अब्राहम अकॉर्ड बोलते हैं। जो अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है वो अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है, इजराइल, यूएई, बहरीन या सभी। ये जो है ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि अब्राहम रिकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो इसके मीडिएटर कौन थे, ये यूएस थी। ये फर्स्ट अरब इसराइल पीस डील की गई थी आफ्टर 26 ईयर, ठीक है। अब की पॉइंट क्या है इसमें, ये पीस डील इसराइल अरब स्टेट्स में हुई थी। इजिप्ट जो है फर्स्ट अरब स्टेट है जिन्होंने ये पीस डील 1979 में सबसे पहले इसराइल के साथ साइन की गई थी। जॉर्डन ने की थी 1994 में। और इस एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें, यूएई और बहरीन जो है इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। इसमें क्या होगा, एम्बेसीज एक्सचेंज होगी, एम्बेसडर्स भी एक्सचेंज होंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। टूरिज्म को डेवलपमेंट की बात की गई है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर या सिक्योरिटी की बात की गई है। इसमें जो अब्राहम अकॉर्ड है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टूरिज्म सेक्टर को डेवलपमेंट, ट्रेड, हेल्थ सेंटर की बात की गई है। अब्राहम अकॉर्ड जो है ये डोर्स ओपन करेगा फॉर मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू विजिट द हिस्टोरिकल साइट टू इजराइल एंड टू पीसफुली प्रे अल-अक्सा, जो मॉस्क है जेरूसलम में, जो थर्ड होलीएस्ट प्लेस होता है इस्लाम में, ठीक है। इसके बाद जो है ये काबा मस्जिद में भी होलीएस्ट जो साइट है वहाँ पे भी जो है जाने के लिए डोर्स ओपन किए जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम्स के लिए। अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन ने, और इसको मीडिएट किया गया था बाय यूएस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। 3 जो कंट्रीज हैं उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है इसरो ने एक यूएई का फर्स्ट नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो वो कौन सी है, वो है नाइफ 1। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाइफ 1 जो है यूएई ने फर्स्ट नैनो सैटेलाइट है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बट ये पूछा जाएगा कि वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो की गई है इसरो के द्वारा। अब इसरो की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में ये फाउंड हुई थी। इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ल्ड कम्पिटेटिव इंडेक्स रिपोर्ट।
वर्ल्ड की कंपिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक है 37। इंडिया का रैंक क्या है, ऑप्शन ए 37 है। पहले इसका 43 था और अब है इसका 47। वर्ल्ड कंपिटिटिव जो इंडेक्स रिपोर्ट है वो अलग है, डिफरेंट है किससे, ग्लोबल कंपिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट। ये कंपिटिटिव जो ग्लोबल कंपिटिटिव है और वर्ल्ड वाली, ये दोनों अलग है, ये दोनों को सेम नहीं है, आप इसको सेम मत समझिएगा, ये डिफरेंट है। ये रिलीज कौन करती है, ग्लोबल का वर्ल्ड कंपिटिटिव इंडेक्स, ये करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया जो है ये रिलीज करती है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 37। ग्लोबल कंपिटिटिव रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करती है, ये डिफरेंट है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेटो का हेडक्वार्टर है ऑप्शन बी ब्रसल्स बेल्जियम में, ब्रसल्स बेल्जियम में। अब ये जो है ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसका अभी नेटो का एक समिट हुआ था मैड्रिड स्पेन में, जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में भी इन्होंने बात की थी। अगर हम बात करें नेटो का फाउंड हुआ है वो 1949 में फाउंड हुआ है विद द एम ऑफ एक्टिंग एज ए डेटरेंट टू द थ्रेट ऑफ सोवियत एक्सपेंशन, ठीक है। एक तरीके से डेटरेंट का काम करता है यूरोप में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्योंकि सोवियत यूनियन के बाद 1991 में जैसे ही ये कोलैप्स हो गया था, उससे पहले जो है एज ए डेटरेंस करते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1945 के आसपास, ठीक है। 49 में जब नेटो बना वो एज ए डेटरेंस काम करता था, तो यूएस ने क्या बनाया था, वार्सा बनाया था, जो इनका एज ए डेटरेंस काम करता था। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि ये है फिनलैंड और स्वीडन जो है ये नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। इसके बाद अगर हम नाटो की बात करें, और इसमें 2 आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है वो बताता है कि ये नाटो, जब भी कोई नाटो में जितने भी नेशन हैं, अगर इनमें से कोई भी थ्रेट होता है तो बाकी नेशंस जो है वो उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो ये नाटो का आर्टिकल 5 बताता है। तो आर्टिकल 10 बताता है कि कितने भी कंट्रीज हैं जो भी ज्वाइन करना चाहती हैं नाटो को, उसके लिए सब जो दरवाजे हैं वो ओपन है, सब आ सकते हैं, नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका मैड्रिड स्पेन में अभी जो है नाटो का एक समिट हुआ है, तो फिनलैंड और स्वीडन इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है जनरल बिपिन रावत। जो अनिल चौहान है ये अभी करंट जो अभी हमारे सीडीएस हैं वो है करंट सीडीएस, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीडीएस की, सीडीएस जो है सबसे पहले ये सबसे पहले जो है ये कब आया था, ये 2001 में एक कमेटी बिठाई गई थी जब कारगिल वॉर हुआ था। उसके बाद इन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था कि सीडीएस होना चाहिए इंडिया में। तो 2001 में उसके बाद इंटीग्रेटेड डिफेंस बनाया गया, इंटीग्रेटेड डिफेंस सर्विस और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। 2012 में चेयरमैन जो सीडीएस का होना चाहिए वो रिकमेंड किया नरेश चंद्रा कमेटी ने। और शेखाकर, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, आपको अगर पूछा जाए कि विच कमेटी रिकमेंडेड सीडीएस, तो वो थी शेखाकर कमेटी। शेखाकर कमेटी ने कहा कि इंडिया में सीडीएस होना चाहिए। 2019 में जनरल बिपिन रावत जो थे वो फर्स्ट सीडीएस जो है वो अपॉइंट किए गए। ये 2019 में फर्स्ट सीडीएस जो है इंडिया के अपॉइंट किए गए। अगर हम बात करें सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें हमें, तो इसमें क्वालिफिकेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। इसमें बोला गया है कि मिलिट्री जर्नल्स होना चाहिए, ठीक है, रैंक ऑफ जनरल या फिर लेफ्टिनेंट, जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जिनको 3 स्टार होते हैं वो होना चाहिए सीडीएस में, ठीक है। और उसके बाद जो इनके जो एज है वो बोला गया है कि इनकी एज जो है 62 से बिलो होनी चाहिए, और इनकी जो टेन्योर है वो 65 ईयर्स तक होना चाहिए, या फिर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो रखेगी कि इन्हें रिजर्व करके रखेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाहेगी कि इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड होना चाहिए, नहीं बट ऐसे जो ईयर है वो 65 होना चाहिए। तो अगर बात करें रिकमेंडेशन की कि इस कमेटी को किसने रिकमेंड किया था कि सीडीएस होना चाहिए, वो शेखाकर कमेटी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। और फर्स्ट सीडीएस जो इंडिया के थे वो जनरल बिपिन रावत है, जो 2019 में अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट है मल्टी एजेंसी सेंटर, एक मैक है ये, इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। मल्टी एजेंसी सेंटर सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, ये सबसे बड़ी इंटेलिजेंट एजेंसी है हमारी कंट्री की। ये 2001 में सेटअप हुई थी आफ्टर करगिल वॉर। ये सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसमें इस सेंटर में
28 एजेंसीज आती है, जैसे कि स्टेट पुलिस होगी, रॉ होगी, फाइनेंशियल एजेंसीज होगी, शेयरिंग इनपुट थ्रू मैक, एक दूसरे के साथ जो है इंटेलिजेंस शेयर करना थ्रू मल्टी एजेंसी सेंटर। तो इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संप्रीति एक्सरसाइज है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, भी काफ़ी न्यूज़ में था। सो इन्वायरमेंट का आज मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लाया, तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उस पर हम इन्वायरमेंट के भी काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे। सो पहले जो हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 50 ईयर्स ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो गया 1972 में जो बनी थी, जो अभी जो रिसेंटली इसकी समिट हुआ है वो हुआ है स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, स्टॉकहोम +50, जो इसको 50 ईयर्स हो गए हैं, उसके लिए इन्होंने थीम रखा था। तो थीम क्या था? ए हेल्दी प्लेनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर अपॉर्चुनिटी। तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 ईयर्स हो गए हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि आपका स्टॉकहोम +50 का जो थीम है वो क्या है। स्टॉकहोम +50 का एजेंडा क्या है? टू शेयर एक्सपीरियंस एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल रिकवरी चाहिए फ्रॉम कोविड-19। अगर बात की जाए कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी सारे जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, जैसे हम देखें 1971 में रामसर कन्वेंशन, 1972 में वर्ल्ड जो नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल को बचाने की बात, 1973 में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनको बचाने की बात कर गई थी, 1973 में कन्वेंशन लाया गया था पोल्यूशन एंड शिप्स के लिए, और जो उसके बाद है ये लॉन्ग रेंज ट्रांसफर एयर पोल्यूशन के बारे में 1983 में, माइग्रेटरी स्पीशीज एनिमल्स के लिए 1985 में वेना कन्वेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉनिटरी प्रोटोकॉल 1987 में आया था, ये ओजोन लेयर के डिप्लीट के लिए लाए थे वेना कन्वेंशन एंड मॉनिटरी प्रोटोकॉल। 1989 में बेजल कन्वेंशन लाया था, जो हजार्डियस वेस्ट होता है उसे कम कर सके। 1992 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कन्वेंशन लाया था 1992 में। उसके बाद लाया गया था कन्वेंशन अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज 1994 में, डिजर्टिफिकेशन के लिए 1998 में रोटरडम कन्वेंशन आया था। ये सारी जो कन्वेंशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के सभी कन्वेंशन को याद करना है। 1998 में जो कन्वेंशन लाया गया था अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन द पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, 2001 में जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन के लिए, और 2013 में मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के लिए। सो ये जो है ये कम ही कन्वेंशन है, बट ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, एंड कौन कौन से कन्वेंशन जो है वो साइन किए गए थे बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, एंड देन उसके बाद हमने काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी, जैसे हमने मैक के बारे में पढ़ा है, सीडीएस के बारे में पढ़ा है, नाटो के बारे में। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि हमारे जेकेएस के प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थे आज के एमसीक्यूज। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, एंड जो चैनल मेरा न्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।